हेलो दोस्तों, मेंटल फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी सब कुछ साइकोलॉजी है के एपिसोड 13 में आपका फिर से स्वागत है। पूरी प्रकृति आपसी सहयोग पर टिकी है। अगर आपने कभी प्रकृति के क्रियाकलापों को ध्यान से नहीं देखा है तो अब थोड़ा गौर कर लेना। आपको जल्द ही समझ आ जाएगा कि यह पूरी प्रकृति आपसी सहयोग के कारण ही टिकी हुई है। यहाँ का सब कुछ एक दूसरे का सहयोगी है और यह सहयोग का वातावरण ही है जिस कारण प्रकृति में सब कुछ टिका हुआ है। ये विशाल चांद, तारे, ग्रह और उपग्रह टिके हैं तो स्पेस के सहयोग के कारण। यदि ये आपस में नहीं टकरा रहे हैं तो तरह तरह के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। वैसे ही सूर्य की गर्मी पानी को भाप बना रही है और एटमॉस्फेयर उस भाप को बादलों में रूपांतरित कर रहा है। हरियाली उन बादलों को आकर्षित कर बरसने हेतु उकसा रही है और फिर वह बरसकर नदियों और समुद्रों तक पहुंच रहा है। और यह आपसी सहयोग चारों ओर इतने बड़े पैमाने पर हो रहे हैं कि यहाँ का कोई कण इससे अछूता नहीं है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं और मनुष्य हवा में से ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। सोचो, यदि पेड़ भी ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे होते, यदि मनुष्य जीवित है तो क्या उसमें हवा का सहयोग नहीं जो अपने साथ ऑक्सीजन लिए घूम रही है? क्या मनुष्य पृथ्वी पर टिका हुआ है तो उसमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का सहयोग नहीं? सोचो, यदि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण ही न होता तो तब तो निश्चित ही हम स्पेस में जाने कहाँ भूखे प्यासे भटक रहे होते। सोचो, यदि सूर्य की रोशनी हमको उपलब्ध न होती तो हमारा अस्तित्व ही कब का मिट गया होता। कुल मिलाकर ऐसे दो चार नहीं, प्रकृति के हजारों सहयोग के कारण इतने वर्षों से मनुष्य का अस्तित्व इस धरती पर टिका हुआ है। चलो, ये सब तो बाहरी तत्व हुए। आप अपने शरीर की कार्यप्रणाली में ही झांक लें। आपका शरीर, हाथ, पाँव, कान, लंग्स, स्टमक, लीवर, किडनी, हड्डियाँ, नसें, खून, मांस, मज्जा जैसी हजारों वस्तुओं से बना हुआ है। या कहूँ कि उनके जोड़ को आप शरीर कहते हैं। क्या आपने शरीर के इन हजारों अंगों के आपसी सहयोग पर कभी गौर किया है? आँख देखती है, कान सुनता है और तुरंत देखा सुना बुद्धि तक पहुंचा देता है और बुद्धि तत्क्षण निर्णय कर उस पर क्या प्रतिक्रिया देना यह आँख, कान और जुबान तक पहुंचा देती है और उसी कारण हम आपस में कम्युनिकेशन कर पाते हैं। सोचो, आँख देख तो ले पर देखा हुआ बुद्धि तक पहुँचाए ही ना, तो कान सुन तो ले परंतु बुद्धि तक पहुँचाए ही ना, तो क्या फिर बुद्धि ही अड़ जाए? कान आँख को कोई निर्देश ही ना दे तो नहीं। आपसी सहयोग है इसलिए सब ठीक चल रहा है। यही क्यों आप मुंह से भोजन करते हैं परंतु मुंह यदि अड़ जाए कि यह तो बड़ा स्वादिष्ट है, मैं तो इसे स्टमक तक पहुंचाता ही नहीं, तो क्या होगा? चलो, लीवर बोल दे कि भोजन मुझ तक पहुंच गया, अब मैं इसे पचाता ही नहीं, तब क्या होगा? चलो, पचा भी ले परंतु कहे कि मैं इसका खून बनाता ही नहीं, तो या फिर नसें खूनों को शरीर में दौड़ाएं ही नहीं, तो क्या हमारा शरीर क्षण भर को भी चल पाएगा? अर्थात इन सारे अंगों का एक दूसरे के प्रति आपसी सहयोग ही है जो हमारा शरीर सुचारू रूप से चल रहा है। और फिर विज्ञान की इतनी प्रगति की ओर झांके, थोड़ा सोचे कि विज्ञान क्यों इतनी प्रगति कर पाया? क्योंकि उसे यहाँ के कण ने रूपांतरित होने में सहयोग दिया। यदि धातुएं मोल्ड होने में सहयोग न दे रही होती तो क्या गाड़ियाँ, हवाई जहाज, कुर्सियाँ, मजबूत घर, अलमारियाँ या कुछ भी बन सकता था? यदि भिन्न भिन्न केमिकल्स परिवर्तित होने हेतु सहयोग न करते तो क्या एक भी दवाइयाँ बन सकती थी? यानी यहाँ के कण ने सबकी बेहतरी के लिए अपने अस्तित्व को रूपांतरण हेतु उपलब्ध कराया है और यह यहाँ के सारे पदार्थों का सहयोग ही है जिसके फलस्वरूप मनुष्य आज इतना
इतरा के घूम रहा है, इतने ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर कर रहा है। अब यह तो सीधी बात है कि जब मनुष्य का अस्तित्व और उसकी सारी प्रगति कुदरत के कण कण के सहयोग के कारण अस्तित्व में है, तो उसे भी स्वाभाविक रूप से सहयोग की इसी भावना के साथ जीना चाहिए। अब शारीरिक तौर पर तो यह बात सबके कुछ समझ में आती ही है, और फिर आती हो या नहीं, वह शारीरिक तौर पर ऐसा व्यवहार करने की कोशिश तो करता ही है। 5-10 शरीर एक छत के नीचे आपसी सहयोग के दावे के साथ परिवार के नाम पर रहते ही हैं। किसी के स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसे फिर स्वस्थ बनाने हेतु सहयोग करते ही हैं। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़े तो रात भर जगते ही हैं। अच्छी बात है, लेकिन मैं 1000 बार कह चुका हूँ कि मनुष्य एक शरीर तो है, परंतु वास्तव में वह उससे कहीं ज़्यादा एक साइकोलॉजी है। और सिर्फ मनुष्य के संबंध में ही नहीं, यहाँ के कण कण के संबंध में भी यही सत्य है। जैसे पानी तो है, परंतु उससे कहीं ज़्यादा वह एक साइकोलॉजी है, और उस साइकोलॉजी के कारण ही हम और आप पानी को पानी के रूप में पहचानते हैं। ठीक उसी तरह पृथ्वी भी एक ग्रह तो है, परंतु यह उसकी साइकोलॉजी ही है कि जिस कारण हम उसे पहचानते हैं। बस उसी तर्ज पर मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि मनुष्य शरीर तो है, यानी गोरा काला लंबा नाटा स्वस्थ अस्वस्थ का पता उसके शरीर से चल ही जाता है, परंतु यह बहुत बाहरी बात हुई। बाकी मनुष्य के वास्तविक व्यक्तित्व का पता तो उसकी साइकोलॉजी से ही चलता है। क्या सोचता है, कैसे विचार है, कितना उसमें आत्मविश्वास है, कपटी है या सीधा है, दोस्त है कि दगाबाज है, बुद्धिमान है कि डफर है। आप ही बताएं कि आप मनुष्य की शरीर के आधार पर तवज्जो देते हैं कि उसकी साइकोलॉजी के आधार पर। निश्चित ही साइकोलॉजी के आधार पर। वैसे ही आप पानी या ऑक्सीजन या अन्य किसी पदार्थ को भी उसके रूप रंग के आकार कारण महत्व नहीं देते। आप वहाँ भी महत्व उन सब की साइकोलॉजिकल प्रतिभा को ही देते हैं। अब सीधे कहूँ तो हर मनुष्य को साइकोलॉजिकल तौर पर सहयोगी होनी ही चाहिए, तभी उसका प्रकृति से तालमेल बैठ सकता है, और तभी वह अपने नेचुरल साइकोलॉजी में फिर स्थित भी हो सकता है। अब इस साइकोलॉजिकल सहयोगी होने के अर्थ यदि बताऊं तो मनुष्य को 24 घंटे स्वयं नेचुरल साइकोलॉजी में स्थित होने हेतु प्रयास करने चाहिए, और जब जो व्यक्ति उसके सामने आ जाए उसे भी अपनी नेचुरल साइकोलॉजी में स्थित होने हेतु सहयोग करना चाहिए। यह नेचुरल साइकोलॉजी क्या होती है और उसके गुण क्या होते हैं, यह मैं आपको बता ही चुका हूँ, परंतु शायद यहाँ एक बार और रिमाइंड कराना ज़रूरी है। नेचुरल साइकोलॉजी का अर्थ है आनंद, मस्ती, शांति और सुकून की ऐसी बहती धारा जिसमें आत्मविश्वास, क्रिएटिविटी, ध्यान, प्रेम वगैरह अपनी सर्वोच्चता पे मौजूद हो। अब बात का सीधा अर्थ कहूँ तो मनुष्य को 24 घंटे जब मौका मिले अपने आनंद, मस्ती, शांति और सुकून को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, और साथ ही उसे ध्यान, आत्मविश्वास और इंटेलिजेंस वगैरह बढ़े उसके लगातार प्रयास करने चाहिए, और हर प्रकार की क्रिएटिविटी का तो उसे दीवाना होना चाहिए। साथ तथा ठीक ऐसे ही जब जो व्यक्ति उसके सामने आए उसे उसके भी आनंद, मस्ती, शांति, आत्मविश्वास और क्रिएटिविटी वगैरह बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन थोड़ा अपने भीतर झांकें। आप क्या करते हैं? किसी चीज़ में स्वयं को आनंद आ रहा होता है तो भी जाने कौन कौन सी प्रायोरिटी लाकर आप उस आनंद की धारा को रोक देते हैं। कोई अच्छा खासा मस्ती मजाक के मूड में बैठा हुआ है और आप बेवजह कोई कमेंट कर उसका नशा हिरन कर देते हैं। बच्चा कुछ क्रिएटिव करने या खेलने के मूड में होता है और आप उसे होमवर्क करने बिठा देते हैं, और लोगों का आत्मविश्वास तो आप बात बात पर ऐसा तोड़ देते हैं कि पूछो ही मत।
फिर दूसरों की आपके साथ ऐसा ही करते हैं, फिर दूसरे भी आपके साथ ऐसा ही करते हैं। आज के बाद थोड़ा गौर करेंगे तो पाएंगे कि यह दूसरे मनुष्य ही है जो आपका सुकून लूटे हुए हैं। लेकिन ध्यान रखना कि यह ताली एक हाथ से नहीं बज रही है। आपने भी बराबरी पर दूसरों के सुख चैन लूटे हुए ही हैं। समझ नहीं आता कि यदि कोई आनंद और मस्ती में है, सुकून और शांति से जी रहा है या कुछ क्रिएटिव कर रहा है, तो उसे बाधा पहुंचाने की आवश्यकता ही क्या है। आपकी 1000 बातें सुनकर या 1000 काम करके भी उसे अंत में शांति और सुकून ही तो पाना है। तो फिर जब भी वह स्वतः अपने बल पर ही उस अवस्था में है तो उसे डिस्टर्ब क्यों करते हो। थोड़ा यह सोचो कि आपके पास कितना ही बड़ा और शानदार घर हो, लेकिन घर के सदस्यों का आपको कोई साइकोलॉजिकल सहयोग ना प्राप्त हो, तो क्या उस घर में आप चैन से रह सकते हैं। वैसे ही यदि आप कितने ही धन्यवान हो परंतु दुख, चिंता और भय आपकी साइकोलॉजी में समाये हुए हों, तो फिर उस धन का आपके लिए मतलब ही क्या रह जाता है। और ज़रा इससे विपरीत भी सोचो, भले ही आप झोपड़े में रह रहे हो परंतु जीवन सुकून व शांति वाला हो, तो आपको गम क्या। ठीक वैसे ही मन में प्रसन्नता न हो, फिर आप जीवन भर मक्का में पड़े रहें, उसका अर्थ क्या। और यदि जीवन में आनंद ही आनंद हो तो मक्का जाने की ज़रूरत ही क्या। कहने का तात्पर्य कान कहीं से भी पकड़े, महत्व आपकी साइकोलॉजिकल अवस्था के आनंद व सुकून से भरे होने का ही है। और जब आनंद और सुकून इतना महत्वपूर्ण है तो क्यों किसी भी कारण से किसी के आनंद या सुकून में खलल पहुंचाना। फिर वह खलल चाहे उज्जवल भविष्य के नाम पर पहुंचाया जा रहा हो या धर्म के नाम पर, परिणाम में तो उसके सुख चैन लूट ही जाते हैं। और अब इतना समझ गए हैं तो थोड़ा समझदारी पूर्वक धर्मशास्त्रों की बातों पर एक बार फिर गौर करें। उनमें से अधिकांश बातें आपको आनंद, सुकून व मस्ती में खलल पहुंचाती ही नजर आएंगी। और उनकी बातें न मानने पर डराया तो इतने तरीक़ों से गया है कि किसी में आत्मविश्वास बचे ही ना। तो थोड़ा सोचो यह कि ऐसी असहयोगी भाषा से भरे धर्मशास्त्रों के कारण मनुष्य का इतना पतन नहीं हुआ है, तो फिर और किस कारण हुआ है। चलो छोड़ो और यह बताओ कि मनुष्य की मृत्यु कैसे होती है। तो उसका एक सीधा कारण है कि उसके शरीर का कोई भी अंग जब पूर्णतः असहयोग पर उतर आता है, तब उस मनुष्य के लिए जीना मुश्किल हो जाता है। सोचो यह कि जब यदि एक अंग के असहयोग से मृत्यु हो जाती है, तो इतने साइकोलॉजिकल असहयोग के चलते आपकी साइकोलॉजिकल दशा का क्या हो जाता होगा। भय, चिंता, दुख, फ्रस्ट्रेशन और असुरक्षा के अलावा इसमें बचेगा क्या। सो कुल मिलाकर सहयोग एकमात्र उपाय है सुखी और सफल होने का। बिना सहयोग के तो छोटा मोटा व्यवसाय भी ठीक से नहीं चल सकता है। व्यवसाय चलाने हेतु भी ग्राहकों से लेकर माल सप्लाई करने वालों तक सबका सहयोग लेना ही पड़ता है। और कहने की ज़रूरत नहीं कि बिना उन लोगों को सहयोग दिए उनका एक तरफा सहयोग प्राप्त किया भी नहीं जा सकता है। यही क्यों सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लेकर खुद के कर्मचारियों तक का सहयोग एक व्यवसाय चलाने हेतु आवश्यक होता है। और ऐसा ही जीवन के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे कार्य में होता है। कहीं पर भी कार्य का परिणाम नहीं आ सकता है जब तक कि उसमें कार्य से संबंधित सभी लोगों का सहयोग न लिया जाए और उसको सहयोग दिया न गया हो। अतः उम्मीद करता हूँ कि प्रकृति के सिखाए सहयोग को और उसके अपने जीवन में महत्व को आप समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, लाइफ को खूब एंजॉय करें। आपका बहुत धन्यवाद।